नमस्कार मित्रों, अतुल IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। चलिए आज की टारगेट सीरीज़ के MCQ प्रश्न स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने औद्योगिक संबंध और श्रम कानून के ऊपर वीडियोस MCQ सीरीज़ डिस्कस किया था। आज हम लोग श्रम कोड या लेबर कोड के ऊपर MCQ सीरीज़ लेकर आए हैं। ये MCQ सीरीज़ आपकी आने वाली EPFO एग्ज़ाम जो EO, RO और APFC के लिए होने वाली है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। एग्ज़ाम 2 जुलाई को है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रोज़ एक वीडियो लेकर आएँ ताकि सारे टॉपिक्स MCQ सीरीज़ के माध्यम से कवर हो सके। चलिए आज के पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। वेतन संहिता 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो श्रम कानून जो है वो पुराने कानून थे और अभी जो है हम लोग ने सरकार ने वेतन संहिता 2019 और ऐसे 3 कोड जो हैं 3 कानून जो है वो लागू किए हैं ताकि जो पुराने जितने भी श्रम कानून है उनको एक साथ लाया जा सके, क्योंकि पहले कुछ 50 से लेके 100 तक के श्रम कानून थे जिनको एक साथ संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इन श्रम कानूनों को एक साथ लाकर 3 संहिताओं में बांट दिया गया है। तो उनमें पहली जो है वो वेतन संहिता 2019 है जो 2019 में लागू हुई थी। तो इसके संबंध में पूछा है कि संहिता ने अनुसूचित और गैर अनुसूचित रोजगार के बीच के अंतर को मिटाकर इसका दायरा बढ़ाया। संहिता ने न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 और वेतन भुगतान अधिनियम 1936 को सभी प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों पर लागू किया। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हमसे सही कथन पूछा है, तो हमारा सही उत्तर है विकल्प सी, क्योंकि दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। पहले क्या था, सिर्फ जो अनुसूचित रोजगार है उसके बारे में जो है बात होती थी, लेकिन ये जो नई वेतन संहिता आई है इसके अंदर अनुसूचित और गैर अनुसूचित दोनों ही रोजगारों को इसमें शामिल किया गया है। तो वेतन संहिता 2019 के परिणाम स्वरूप 2 महत्वपूर्ण परिभाषिक परिवर्तन हुए, यानी इसमें डेफिनेशनल चेंजेस हुए। सबसे पहले संहिता ने अनुसूचित और गैर अनुसूचित रोजगार के बीच अंतर को मिटाकर दायरे को विस्तृत किया, जबकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो हमने पहले इस पे क्वेश्चन पढ़े थे कानून श्रम कानून वाले MCQ सीरीज में, न्यूनतम मजदूर अधिनियम 1948 में, तो इसमें केवल रोजगार की अनुसूची यानी अनुसूची वाले जो रोजगार है उन्हीं पर लागू होता था। अब औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों को इसमें शामिल करने के लिए कर्मचारी और नियोक्ता की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है ताकि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक भी इसमें शामिल हों। दूसरा, संहिता ने 1948 के न्यूनतम वेतन अधिनियम और 1936 के वेतन अधिनियम के भुगतान को सभी प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों के लिए विस्तारित किया। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 भी वेतन संहिता 2019 से ही है। इसमें वेतन की परिभाषा को फिर से बनाया गया है। वेतन की परिभाषा हमने श्रम कानून के अंदर भी MCQ सीरीज में भी पढ़ी थी। अब यहाँ वेतन संहिता 2019 में फिर से यहाँ पर दी गई है। तो हमारा यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए हैं। पहला है महंगाई भत्ता, दूसरा है प्रतिधारण भत्ता, तीसरा है बोनस, उपहार, मकान किराया। तो अब हमसे पूछा है कि वेतन में कौन कौन शामिल है, यानी अगर हमें सैलरी मिलती है तो सैलरी में कौन कौन सी चीज़ें, अगर आपने कभी सैलरी स्लिप देखी हो या फिर थोड़ा भी पता हो तो महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता तो मिलता ही है, लेकिन बोनस, उपहार और मकान किराया ये वेतन के अंदर शामिल नहीं है। ये नियोक्ता के ऊपर है कि वो कितना देना चाहते हैं और कब देना चाहते हैं, या देना चाहते हैं या नहीं। तो इसीलिए ये वेतन की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प सी। चलिए हमारे प्रश्न इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। विकल्प सी सही है। वेतन का अर्थ है वेतन भत्तों के रूप में, अन्यथा सभी पारिश्रमिक यदि रोजगार की शर्तों को पूरा किया गया था तो, यानी अगर मैंने काम पूरा ठीक से किया है तो मुझे पूरा वेतन जरूर मिलेगा।
तो उसके रोजगार के संबंध में नियोजित व्यक्ति को देय होगा। इसमें मूल वेतन यानी बेसिक पेमेंट, महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, प्रतिधारण भत्ता शामिल है, लेकिन जो बोनस, पीएफ अंशदान, वाहन भत्ता, मकान किराया भत्ता, ओवरटाइम भत्ता, कोई कमीशन, उपदान या छटनी मुआवजा शामिल इसमें नहीं है। तो ये हम ज़रूर अच्छे से याद करेंगे और कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। वेतन संहिता 2019 को लागू होने के बाद कितना ओवरटाइम मुआवजा दिया जाएगा? यानी अगर मैं 8 घंटे ऑफिस में काम कर रही हूँ, फैक्ट्री में काम कर रही हूँ, और उसके बाद मुझसे कहा जाता है कि आप कोई अर्जेंट ऑर्डर है या अर्जेंट कोई काम है तो आप 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करो, तो जो एक्स्ट्रा काम करते हैं उसको बोलते हैं ओवर टाइम। तो ओवर टाइम का मुआवजा कितना है ये भी इस वेतन संहिता 2019 में डिफाइन किया गया है। तो हमसे पूछा है कि कितना मिलेगा। सामान्य वेतन का दुगना, 3 गुना, आधा या 1/4। तो यहाँ हमारा सही उत्तर है कि ओवर टाइम सामान्य वेतन का दुगना जो है वो मिलेगा। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। विकल्प ए सही है। ओवरटाइम मुआवजा सभी कर्मचारियों के लिए बढ़ाए गए सामान्य वेतन से दुगना है। सिर्फ श्रमिकों के लिए ही नहीं है, कर्मचारियों को ओवरटाइम करने से पहले लिखित सहमति लेनी पड़ेगी। यानी अगर मेरे से ओवरटाइम करवा रहे हैं तो पहले मैं रिटर्न में परमिशन दूंगी कि हाँ मेरे को ओवरटाइम करना है, तभी करवा सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 ये हमारा तीसरा श्रम कोड है। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन से कर्मचारी शामिल हैं? यानी सामाजिक सुरक्षा किन किन को मिलेगी ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो कर्मचारी, असंगठित श्रमिक, गिग श्रमिक, ऊपर के सभी। तो हमारे यहाँ सही उत्तर है उपरोक्त सभी। विकल्प डी सही उत्तर है। इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। कर्मचारियों की परिभाषा का विस्तार किया गया है ताकि अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक, निर्माण श्रमिक, फिल्म उद्योग के श्रमिक और वन श्रमिकों को शामिल किया जा सके। तो माइग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं वो, उसके अलावा जो बिल्डिंग बनाते हैं, फिल्म उद्योग में जो श्रमिक काम करते हैं, फिल्म बनती है तो छोटा छोटा काम बहुत सारे जो मजदूर करते हैं वो, उन सबको कर्मचारी की परिभाषा में रखा गया है। जो मंच पे काम करते हैं, स्टेज वाले जो होते हैं। इसके अलावा इनको किन श्रेणियों में बांटा गया है? असंगठित श्रमिक, गिग श्रमिक और प्लेटफॉर्म श्रमिक, और इनके पंजीकरण का भी इसमें जो है वो प्रावधान है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत गिग श्रमिक की परिभाषा में शामिल है। तो अभी हमने व्याख्या में गिग श्रमिक श्रेणी पढ़ी थी। तो ये जो गिग श्रमिक है ये हाल ही में चर्चाओं में 1-2 साल से रहा एक शब्द है। तो ये क्या है वो हम समझते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि इसकी परिभाषा में कौन कौन शामिल हैं। फ्रीलांसर, प्रवासी मजदूर, स्वतंत्र ठेकेदार, परियोजना आधारित कार्यकर्ता, अंशकालिक भर्ती। तो हमसे सही कूट का चयन करने के लिए बोला है। तो फ्रीलांसर यानी जो फ्री में जो काम करते हैं, फ्रीलांसर यानी जो फ्रीली काम करते हैं, यानी मेरे को 2 घंटे का काम मिला, मैंने करके दे दिया, मुझे पैसे मिल गए, उसके बाद मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, नियोक्ता से होगा तो अगली बार वो बात करेंगे। तो वैसा जो काम होता है फ्रीलांसिंग का वो उनको फ्रीलांसर करते हैं। स्वतंत्र ठेकेदार यानी जो ठेका लेते हैं। परियोजना आधारित कार्यकर्ता यानी जो किसी परियोजना में जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अंशकालिक भर्ती यानी अगर मुझे 2 महीने के लिए किसी कंपनी में रखा गया है तो मैं वहाँ पर अंशकाल के लिए हूँ। तो इसमें पूछा है गिग श्रमिक की परिभाषा में कौन कौन है। तो फ्रीलांसर, स्वतंत्र ठेकेदार, परियोजना आधारित कार्यकर्ता और अंशकालिक भर्ती इसमें शामिल है, लेकिन प्रवासी मजदूर नहीं है। नाम से भी पता चल रहा है प्रवासी मजदूर गिग वर्कर नहीं हो सकते। प्रवासी मजदूर असंगठित क्षेत्र में फैक्ट्री वर्क में आते हैं। तो हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प सी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो जो सामाजिक सुरक्षा संहिता है
इसके तहत जो गिग श्रमिक की परिभाषा है, इसमें सबसे पहले ये बताया गया कि गिग श्रमिक कौन होता है, जो खान पान की चीज़ों से लेकर सॉफ्टवेयर विकास तक हर चीज़ में प्रति घंटा या अंशकालिक नौकरियों में लगे रहते हैं। जैसे अभी जो जोमेटो चल रहा है, जोमेटो, स्विगी, इसके अलावा ब्लिंकिट, या फिर जो अमेज़ॉन के डिलीवरी वाले हैं, तो ये जितने भी लोग काम करते हैं इसमें, ये गिग वर्कर्स होते हैं। यानी ये किसी अनुबंध के तहत कुछ घंटों के लिए वहाँ पर काम करते हैं। उनके पास अपने नियोक्ताओं के साथ एक गैर मानक कार्य व्यवस्था होती है और एक गैर पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध साझा करते हैं। आम तौर पर अस्थायी काम होता है और एक निर्धारित समय में भर्ती पूरी हो जाती है। एक काम अस्थायी होता है और एक निर्धारित समय के भीतर पूरा हो जाता है। यानी इनका काम अस्थायी होता है। आज जोमेटो वाला है, कल अमेज़ॉन वाला भी हो सकता है, परसों छोड़ भी सकता है, तो स्थायी इनका काम नहीं होता। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 धारा 2 भाग 35 के तहत एक गिग श्रमिक को एक व्यक्ति जो काम करता है या काम की व्यवस्था में भाग लेता है और पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के बाहर ऐसी गतिविधियों से कमाता है के रूप में परिभाषित करता है। फ्रीलांसर, आकस्मिक कर्मचारी, स्वतंत्र ठेकेदार आदि जो है वो गिग श्रमिकों में आ सकते हैं। यहाँ तक कि एक अंशकालिक प्रोफेसर को भी गिग श्रमिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि अभी गिग इकोनॉमी भी बहुत चल रही है, तो गिग जो है वो वर्ड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इससे क्वेश्चन आने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के उद्देश्य के तहत शामिल है? मुआवजे का वितरण, यानी जो औद्योगिक संबंध संहिता के बारे में हम बात कर रहे थे पिछले 2 प्रश्नों में, इसका क्या उद्देश्य है ये जान लेते हैं। मुआवजे का वितरण, ट्रेड यूनियन को नियंत्रित करना, मातृत्व लाभ का भुगतान, पेंशन प्रदान करना। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। तो औद्योगिक संबंध संहिता 2020 जो है उसके तहत ट्रेड यूनियन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करने की स्थिति जांच करने, औद्योगिक विवादों को हल करने और अन्य संबंधित मुद्दों को नियंत्रित करने वाले कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए इसको लागू किया गया था। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संस्थान उद्योगों की परिभाषा से बाहर हैं? धर्मार्थ या परोपकारी सेवाओं में लगे संगठनों द्वारा प्रबंधित संस्थान, संप्रभु कार्यों में लगे संगठनों द्वारा प्रबंधित संस्थान, घरेलू सेवाओं में लगे संगठनों द्वारा प्रबंधित संस्थान, उपरोक्त सभी। तो यहाँ हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प डी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और उद्योग की परिभाषा के रूप में जानते हैं। तो कुछ जो संस्थान है उनको जो है उद्योग की परिभाषा से बाहर रखा गया है। तो इनमें कौन कौन शामिल है? कोई धर्मार्थ या परोपकारी सेवाओं में, संप्रभु कार्यों में, घरेलू सेवाओं में या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य गतिविधि में पूरी रूप से या पूरी तरह या काफ़ी हद तक लगे संगठनों द्वारा स्वामित्व और प्रबंधित संस्थानों को उद्योगों की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता 2020 के बाहर रखा गया है? तो हमसे पूछा है कि इस संहिता में किसे बाहर रखा गया है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ए और बी दोनों, या अनुबंध कर्मचारी जहाँ केंद्रीय या राज्य सरकार प्रमुख नियोक्ता है। तो यहाँ हमारा सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। ये संहिता केंद्र सरकार, राज्य सरकार, युद्ध के जहाजों या अन्य राष्ट्रीयता पर लागू नहीं होती है, लेकिन इसके प्राविधान उन संविदा कर्मचारियों पर लागू होते हैं जो एक ठेकेदार द्वारा व्यवसाय के स्थानों पर नियोजित किए जाते हैं। इस सरकार या राज्य सरकार प्रमुख नियोक्ता है। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं ना, जो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ तो ये काम करती है, लेकिन राज्य सरकार, केंद्र सरकार और बाकी ये जो युद्ध के जहाज है
यहाँ पर ये काम नहीं करती है या यहाँ पर लागू नहीं होती है। तो इसी प्रकार से मित्रों आज हमारे श्रम कोड लेबर कोड के MCQ प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अतुल IAS एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।